हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स जो हमारा चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, उसमें हमारा आज का नया टॉपिक जो है हमारा कार्बन रेसिड्यू ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कार्बन रेसिड्यू, जिस तरीके से कोई भी सिलेंडर होता है तो उसके अंदर जैसे फ्यूल का बर्निंग होता है तो फ्यूल के बर्निंग के साथ साथ और ऑयल जो भी है वो जो ब्लोबा है, जिस तरीके से फ्यूल जो है वो कंबशन चैम्बर में से नीचे क्रैंककेस में एडमिट हो जाता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको हम ब्लोबा गैसेस कहते हैं। तो ये जो कंबशन चैम्बर के अंदर जो फ्यूल इग्नाइट हो रहा है और उसके अंदर अगर कोई अनबर्न फ्यूल रह जाता है तो वो उसके कार्बन पार्टिकल्स छोटे से रह जाते हैं। ठीक है, तो अब वो कार्बन पार्टिकल्स कौन सा फ्यूल किस क्वालिटी का है, उसका ऑक्टेन नंबर किस तरह से है, उसका सेटेन नंबर कैसा है, ये सब हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं ये सब का। तो ये सब के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सबसे बड़ी सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कार्बन रेसिड्यू ऑफ फ्यूल मेजरिंग सिस्टम। कार्बन रेसिड्यू ऑफ फ्यूल मेजरिंग सिस्टम की जिसके थ्रू हमारे पास जो भी फ्यूल है उसके अंदर कार्बन कंटेंट्स कितने हैं और वो कार्बन रेसिड्यू कंटेंट्स उसमें से कितने रह जाएंगे आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल, कि जो अनबर्न फॉर्म में रह जाएंगे, जिसको हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। तो वो जो भी फॉर्मेशन है कि जो इस तरीके से रह जाएंगे तो वो कार्बन रेसिड्यू की तरीके से, जिस तरीके से हमने ये पूरा प्रैक्टिकल करके आपको बताया हुआ है किस तरीके से कार्बन रेसिड्यू कंटेंट कौन से मात्रा में और कितने कंटेंट में रह सकता है और किस तरीके से। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल सब के ऊपर हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है। सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट, रेसिड्यू कंटेंट किस में, तो कि जितना डेंस लिक्विड होता जाएगा, जितना डेंस लुब्रिकेटिंग ऑयल जो भी है कोई भी फ्लूइड, तो उसके अंदर जिस तरीके से हमारे पास कोयला है तो कोयले के अंदर तो कार्बन रेसिड्यू कंटेंट ही होंगे ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद हम डामर की बात करें यानी कि आसफाल्ट की बात करें तो उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल तो उसके अंदर उससे थोड़ा कम है और फ्यूल उसमें सबसे कम है। लेकिन फ्यूल्स जो होता है उसमें बर्निंग जब होता है तो उसके अंदर भी एज लाइक इन अ मिनिमम लेवल ऑफ कार्बन रेसिड्यू कंटेंट आर प्रेजेंट्स, उसके अंदर भी कार्बन रेसिड्यू कंटेंट तो प्रेजेंट होते ही है। ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर कार्बन रेसिड्यू कंटेंट प्रेजेंट नहीं है। तो वो जो चीज़ है कि कार्बन रेसिड्यू कंटेंट जो किस तरीके से और कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको किस तरीके से मेज़र करना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम है उसका नाम है कार्बन रेसिड्यू ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 पिलर्स बनाया हुआ है। पाँचों 5 पिलर वो किस चीज़ को डिनोमिनेट करते हैं और क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो पाँचों 5 पिलर है वो जो डिनोमिनेट करते हैं जिस चीज़ को, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे कार्बन रेसिड्यू कंटेंट के परसेंटेज बताए हुए हैं कि क्या और कितनी मात्रा में ये रह सकता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास 2 सिस्टम है और उसको समझने के लिए जैसे कि कोई भी फ्यूल को जैसे हम इग्नाइट करते हैं तो वो फ्यूल जब इग्नाइट होता है तो उसके बाद उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट बढ़ जाते हैं तो बच जाते हैं आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल, आफ्टर बर्निंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा हमको ये देखने को मिलता है, हम ऐसा कहते हैं कि 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर घूम जाएगा 3000 किलोमीटर, उसके बाद वी हैव टू रिप्लेस द लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम द इंजन बिकॉज ऑफ वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो यूज्ड हो चुका है, उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वो बर्नट हो चुका है, जिसकी वजह से वो खुद एक कार्बन रेसिड्यू कंटेंट स्लज फॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो ये सब जो है वो ना हो या तो उसको कम करना हो, जिसके लिए और किस तरीके से, तो सबसे पहले तो वी हैव टू मेजर अ कार्बन रेसिड्यू कंटेंट कि उसके अंदर कितने कार्बन रेसिड्यू कंटेंट है, उसको सबसे पहले तो हमें मेज़र करना पड़ेगा। तो वो जो मेज़र करने की जो सिस्टम है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, तो द कार्बन रेसिड्यू ऑफ अ फ्यूल इज़ द टेंडेंसी टू फ्रॉम कार्बन डिपॉजिट्स अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशंस इन अ टेम्परेचर, एक इनर टेम्परेचर के ऊपर वो जो भी कार्बन रेसिड्यू जो भी फ्यूल है उसको हम क्या करते हैं
इग्नाइट करते हैं, जैसे हम उसको इग्नाइट करते हैं वैसे उसके अंदर से जो फ्यूल जो है वो क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है, वो जलने लगता है। और वो फ्यूल जलने लगता है उसके साथ साथ क्या होने लगता है, तो कि सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि वो जो फ्यूल है वो जो जलने लगता है तो उसके अंदर कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है। ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाने की वजह से क्या होता है कि वो जो फ्यूल है वो वहाँ पे सही से इग्नाइट नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से वहाँ पे कार्बन कंटेंट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। और कार्बन कंटेंट्स जो है वो रेसिड्यू फॉर्म में आ जाते हैं, एक चिपचिपे फॉर्म में, वाइट स्टिकी फॉर्म या ऑरेंज स्टिकी फॉर्म या येलो स्टिकी फॉर्म। तो ये जो भी फॉर्म है वो कितने फॉर्मेशन में क्रिएट हो रहे हैं, या तो ब्लैक स्टिकी फॉर्म में क्रिएट हो रहा है या तो टार फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं। कौन से फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं वो जो भी है वो यहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको गर्म करके हमको ये चीज़ पता चलती है। उसके बाद दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट वैल्यू फॉर द क्रूड ऑयल रिफाइनरी एंड यूजुअली वन ऑफ द मेजरमेंट इन द क्रूड ऑयल ऐसे कि क्रूड ऑयल रिफाइनरी जो होती है जिसके अंदर उनको ये समझ में ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि इसमें से कितना फ्यूल निकलेगा, इसमें से कितना ऐसी चीज़ें हैं जो हमको आसफाल्ट, कोल्टार, टार उसके फॉर्म में मिलेगा, और जो हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैप्था ये सब चीज़ें मिल उसके ऊपर भी हमको उसकी कितनी ट्रीटमेंट्स करनी पड़ेगी वो जो बताता है वो यही कार्बन रेसिड्यू सिस्टम हमको जस्टिफाई करवाता है। अब कार्बन रेसिड्यू जिस तरीके से यहाँ पे कार्बन नैनोट्यूब बताई हुई है आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आप नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हो कि कार्बन नैनोट्यूब जिसकी लेंथ 1.3 नैनोमीटर दैट मीन्स 10⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 10⁻⁻9 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9। एक बाल जो होता है ह्यूमन है उसकी साइज़ क्या होती है, तो कि 50,000 नैनोमीटर, 50,000 नैनोमीटर, यानी कि आप समझ सकते हो कार्बन नैनोट्यूब कितनी छोटी हुई। ठीक है, यानी कि हमारे एक ह्यूमन हेयर में हम ऐसा कह सकते हैं 40,000 जितनी ऐसी ट्यूब आ सकती है एक ह्यूमन हेयर में, खड़े ह्यूमन हेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल दैट ओके। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये जो कार्बन नैनोट्यूब की तरीके से, तो कि ये जो ट्यूब होती है ये तो दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ होती है नैनो टेक्नोलॉजी और उसमें, लेकिन इसी तरीके से जो कार्बन कंटेंट्स जो होते हैं वो एक ट्यूब बनाते हैं, और ट्यूबुलर सेगमेंट्स की वजह से एक चेन स्ट्रक्चर बनता है, और जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं हम जैसे एक चीज़ जानते हैं एकता, यानी कि अगर हम संगठित रहेंगे तो हमको कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसी तरीके से फ्यूल्स पार्टिकल्स में क्या होता है, अगर वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर उनको तोड़ना नियरेस्ट टू क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। जिसलिए सबसे पहले हमको उसका क्या करना पड़ता है, रिफॉर्मिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। रिफॉर्मिंग के अंदर और थर्मल क्रैकिंग के अंदर उसको क्या किया जाता है, वो जो फ्यूल जो है उसका पूरा केमिकल स्ट्रक्चर ही हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और उसका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग जो है वो भी हम क्या कर देते हैं, पूरा चेंज कर देते हैं। जैसे उसका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग और वो सब कुछ चेंज हो जाता है, जिसके बदौलत अब हमारे पास जो होते हैं वो छोटे छोटे चेन स्ट्रक्चर, पहले हमारे पास क्या था, लंबे चेन स्ट्रक्चर थे, बड़े बड़े चेन स्ट्रक्चर थे, जिसकी बदौलत हम जैसे फ्यूल को इग्नाइट करते तो वो दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो उसको इग्नाइट होने देता नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे चेन स्ट्रक्चर बन गए, जिसकी वजह से अब हमको जो फ्यूल है उसको जो हमको इग्नाइट करना है वी कैन ईजिली इग्नाइट इट, हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इग्नाइट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो चेन स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये हेक्सागोनल चेन स्ट्रक्चर सभी जगह पे आप देखोगे तो हेक्सागोनल चेन स्ट्रक्चर, और उसके मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल दूसरे 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कहीं ना कहीं अटैच है। आप देख सकते हो कोई एक मॉलिक्यूल्स पे फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा, जिस तरीके से यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे तो वो कितने, तो कि 1 2 एक टॉप राइट पे है, एक लेफ्ट पे है और एक बॉटम पे है। उसी तरीके से आप कोई भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक हेक्सागोनल जो बन रहा है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो हर एक मॉलिक्यूल दूसरे 3 मॉलिक्यूल्स के साथ प्रोसेस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसका बॉन्ड बन रहा है उसको तोड़ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ता है, रिफॉर्म करना पड़ता है। रिफॉर्म यानी उसके स्वरूप को ही हमको क्या करना पड़ता है,
बदलना पड़ता है। अगर हम इसके स्वरूप को ही बदल देंगे, इसके बॉन्डिंग को ही हम चेंज कर देंगे, तो जिसके बदौलत हम इसको आसानी से क्या कर पाएंगे, इग्नाइट कर पाएंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि ये जो कार्बन नैनोट्यूब जैसा जो सेगमेंट है, इसको अगर हमको इग्नाइट करना है, यानी कि कोई भी फ्यूल जो है अगर हमको उसको इग्नाइट करना है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ये है कि हमें ये जो है उसका स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, तोड़ देना पड़ेगा और उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से कोयला है, तो ये जब जल रहा है, जैसे हमने एक लेक्चर में बताया था एक्सपांडेबल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, कि शॉर्ट वेव्स जब भी फाइंड करते हैं कोई भी फ्यूल, ठीक है, फ्यूल ज़्यादातर क्या करता है, शॉर्ट फंक्शन फाइंड करके वो ऑलवेज थिन एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और थिन एटमॉस्फेयर में जाके वो खुद को क्या कर लेता है, एक्सपांड कर लेता है। एक्सपांड होने की वजह से अब क्या हो जाता है कि जो शॉर्ट फंक्शन था उसका, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, लॉन्ग पाथ, और लॉन्ग पाथ की वजह से वो एक्सपांडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो फ्यूल है आप देख सकते हो जिस तरीके से कोयला, तो यहाँ पे हम कोयले को देखें तो थोड़ा पूरा का पूरा कौन से फॉर्म में, ऑरेंज रेडिश फॉर्म में है, जो सनसेट रेड हम कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेम जो है वो येलो कलर की, जिस तरीके से यहाँ पे कोयला जब जलाते हैं तो येलो कलर की फ्लेम होती है, तो ऑरेंज कलर की, जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो येलो, या तो आपको पता होगा शायद ऑरेंज फ्लेम भी हमको देखने को मिल जाती है। जिस तरीके से हमने एक आगे के लेक्चर में देखा था, जिसमें भी हम लोग को समझ में आया कि जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर जो है, तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो हमारा जो गैस निकलता है और उसको जब हम जलाते हैं तो उसमें से ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। लेकिन कि सपोज़ कि अगर वो फ्लेम जो है और वो फ्लेम सपोज कि वो रेडिश कलर में निकल रही है, तो उसका मतलब है उसका इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है। और वो क्या करेगा, तो कि आपके जो भी इक्विपमेंट्स है खाने के, उसको क्या कर देगा, ब्लैक शेड में कन्वर्ट कर देगा, यानी ब्लैकेड कर देगा, जिसकी वजह से काले पड़ जाएंगे आपके सभी इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे जो है कार्बन रेसिड्यू के कोयला है, तो कोयले में से भी कार्बन कंटेंट्स सबसे ज़्यादा गिरने वाले। कोई भी आप लकड़ी को जलाओगे तो भी रेसिड्यू कंटेंट निकलने वाला है, यानी कि दुनिया पूरी कार्बन से ही घिरी हुई है। लेकिन उसमें कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रोसेस करके उसमें से रेसिड्यू कंटेंट कम मिलते हैं, तो कोई कोई ऐसी चीज़ें जिसको जलाते हैं लेकिन वो आसानी से जल नहीं पाता, बिकॉज उसका जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को खुद को टूटने नहीं देता। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से लुब्रिकेटिंग ऑयल या तो कोई भी फ्यूल है उसका हम कार्बन रेसिड्यू चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे कंबशन ऑफ अल्केन्स, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे फ्यूल्स, अब किस तरीके से जल रहा है वो अब आपको आसानी से समझ में आया होगा। सभी फ्लेम्स को किस तरीके से जलाते हैं और किस तरीके से उसकी फ्लेम्स आगे बढ़ती है, ये सब के बारे में आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, के हाइड्रोकार्बन्स का जब कंबशन होता है तो उसके दौरान क्या होता है, तो कि हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों के बॉन्ड को क्या कर देते हैं, हम तोड़ देते हैं। जब तक हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटता नहीं और दोनों एक दूसरे के साथ होते तो वो तब तक वो फ्यूल जल पाता नहीं है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है, कि ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हाइड्रोजन और कार्बन, दैट मीन्स HC, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट मीन्स दोनों जब एक दूसरे के साथ एलोंगेट होते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। अगर वो तब तक बर्न नहीं हो पाते या तो उसके मॉलिक्यूल्स तब तक वीक नहीं होंगे जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यानी कि अगर वो HC दोनों अलग हो गए तो फिर हम उसके फ्यूल को बर्न करा सकते हैं, नहीं तो वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स वो क्या करेगा, तो कि कार्बन रेसिड्यूज क्रिएट करेगा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको समझना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लेट्स है जिसके अंदर आपको यहाँ पे हमने क्या किया कि एक कागज़ का टुकड़ा या तो जैसे जूट होता है तो जूट का जो टुकड़ा होता है उस तरीके से हमने जूट के टुकड़े को लिया और उसको हमने जलाया, तो और उसको हमने डीजल वाला किया, पेट्रोल वाला किया और उसके बाद हमने उसको जलाया। बाद में हमने देखा कि उसमें से जो कार्बन कंटेंट्स है वो कितने मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब मार्क्स जो आपको दिख रहे हैं कहीं कहीं पे ब्लू कलर के, ऑरेंज कलर के, जो यहाँ पे जो कपड़ा पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे ये येलो कलर का शेड बन रहा है, ठीक है,
तो वो सब कुछ जो भी है वो क्या है, तो कि फ्यूल का जो अनबर्न्ड फ्यूल जो है उसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जब उसको निकाला गया तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन ये भी क्या है, अनबर्न्ड ही है। थैंक यू।